हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज जो वीडियो है आप लोगों के लिए, इस वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ये सब्जेक्ट आपका HI, VI और IDD तीनों ट्रेड का कॉमन पेपर होता है और डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत ये फर्स्ट ईयर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो किए हैं वो यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज कुछ हम यूनिट 4 से देखेंगे कि जो हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। समय को ना जाया जाते हुए हम थोड़ा सा फास्ट तरीके से यहाँ पे सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद यूनिट 5 भी हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो यूनिट 5 तक आपका लगभग 25 चैप्टर होता है और 2500 चैप्टर से आपके जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे वो सभी आप लोगों को आज कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग 2 से 3 बार, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है 2 से 3 बार आप लोग इसको देख लेंगे तो फिर आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यूनिट 4 है कि प्रारंभिक शीघ्र हस्तक्षेप पहचान और हस्तक्षेप की प्रक्रिया जो यहाँ पे लागू की जाएगी, इससे संबंधित कुछ आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं। तो 4 है प्रारंभिक यानी कि शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप। तो पहला हमारा इससे संबंधित क्वेश्चन है 81 कि प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप की अवधारणा क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे प्रारंभिक पहचान की। तो प्रारंभिक पहचान का मतलब होता है कि कोई भी डिसेबिलिटी अगर किसी बच्चे में परिलक्षित हो रही है तो आप सबसे पहले उसकी पहचान करें, फिर आप उसके लिए कोई अन्य उपाय या सेवाएं या चिकित्सा वो चीज़ें आप उस पर लागू करें। तो प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप में बच्चे में कम उम्र में विकास संबंधी जो देरी होती है उससे दिव्यांगता को पहचाना जा सकता है और उसको कम करने के लिए, उसकी क्षमता को अधिकतम करने के लिए क्या करना होता है कि दिव्यांगता के प्रभाव को कम किया जाता है। तो उसके प्रभाव को जो कम करने के लिए हम वहाँ पे सेवाएं या उपकरण या फिर कह लीजिए कि जो चिकित्सा वहाँ पे उस बच्चे के लिए उपलब्ध कराते हैं वही आपका क्या कहलाता है, हस्तक्षेप कहलाता है, जिससे हम दिव्यांगता को रोक सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 82 है कि दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप क्यों आवश्यक होता है। तो प्रारंभिक पहचान जो होती है यानी कि शीघ्र पहचान करके आप जो शीघ्र हस्तक्षेप या सहायता या सेवाएं जो आप प्रदान करते हैं उन बच्चों को, उससे उनके विकास संबंधी जो भी समस्याएं देखने को मिलती हैं उसमें आप कहीं ना कहीं संशोधित करते हैं या उसमें सुधार करते हैं, जिससे बाद में चल कर के उनका जो विकास होता है वो काफ़ी अच्छे से हो पाता है। तो इसलिए प्रारंभिक पहचान भी ज़रूरी होता है और शीघ्र उसका निदान करना भी ये भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है कि दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप के क्षेत्र क्या हैं। तो दिव्यांग बच्चों के लिए जो प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप के क्षेत्र में संज्ञानात्मक विकास, संचार कौशल, मोटर कौशल, सामाजिक भावनात्मक विकास व अनुकूली व्यवहार, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की कि क्रॉस दिव्यांगता प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं को प्रभावी तरीके से कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। तो क्रॉस जो डिसेबिलिटी होती है उसको हम कैसे प्रभावी सेवाओं के माध्यम से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो बहुविषयक टीम की स्थापना करके हम, यानी कि जितने भी दिव्यांगता वाले उसमें छात्र होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी एक ही डिसेबिलिटी से ग्रसित होंगे, तो वहाँ पे अलग अलग डिसेबिलिटी के अलग अलग सेवाएं प्रदान करने वाली टीम होती है। तो इन टीमों की स्थापना करके व्यापक मूल्यांकन करके उसके बाद दिव्यांग बच्चों की विविध जो आवश्यकताएं होती हैं, जो उपकरण चाहिए उन्हें या फिर उन्हें अन्य कोई उपचार चाहिए, उन सभी चीज़ों को पूरा करते हुए हम हस्तक्षेप की प्रक्रिया यहाँ पे लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है आपका कि बच्चों में दिव्यांगता की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली जांच और मूल्यांकन विधियां क्या होती हैं। तो आयु और चरण प्रश्नावली ASQ,
जैसे जांच उपकरण और बाल रोग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक और विशेष शिक्षकों जैसे पेशेवरों के द्वारा किए गए औपचारिक मूल्यांकन, ये सभी आपके किसमें शामिल होते हैं? बच्चों में दिव्यांगता की पहचान के लिए जो उपयोग उसमें किया जाता है उपकरण, ये यहाँ पे मूल्यांकन विधि में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है कि दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप में माता पिता क्या भूमिका निभाते हैं? तो माता पिता जो हैं ये अधिवक्ता के रूप में होते हैं, घर पर उपचार के सूत्रधार और अपने बच्चे के हस्तक्षेप सीमाओं के बारे में निर्णय लेने में भागीदार के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि दिव्यांग बच्चे जो हैं जो घर पे ही होते हैं, तो उनकी देख रेख के लिए या उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहाँ पे कौन जिम्मेदार होता है? उनके माता पिता। उन्हीं के द्वारा उन बच्चों को सीमाएं मिलती हैं, हस्तक्षेप मिलता है, शिक्षा प्रदान होती है उन बच्चों को, और उपचार के भी अन्य माध्यम बनते हैं। तो ये सब में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके माता पिता ही मुख्य भूमिका में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 86 की कि प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम में समुदाय की क्या भूमिका होती है? तो समुदाय जो होता है वो एक तरीके से सहायता नेटवर्क होता है जो कि संसाधन तक पहुंच को ये बढ़ावा देता है, समावेशी वातावरण प्रदान करता है। समावेशी वातावरण का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो सामान्य बच्चे हों, दिव्यांग बच्चे हों, दोनों को ही यहाँ पे शिक्षा मिल सके और एक प्राकृतिक वातावरण में उनको खुले ढंग से, खुले विचार में उनको वहाँ पे शिक्षा दी जाए और दिव्यांग बच्चों के कल्याण और विकास को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 88 की कि प्रारंभिक बचपन शिक्षा और देखभाल ECEC प्रारंभिक हस्तक्षेप में कैसे योगदान देता है? तो ECEC अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर इसका फुल फॉर्म है। आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ भी लेता है। तो ECEC अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर जो है वो कार्यक्रम संचरित वातावरण प्रदान करता है, यानी कि काफ़ी अच्छा वातावरण जो कि उस बच्चे के लिए सूटेबल होता है, जहां बच्चों को विकासात्मक सहायता मिलती है, समाजीकरण के अवसर मिलते हैं और विशेष सेवाओं तक उसकी पहुंच बनती है। तो इसके साथ ही फिर हमारा 89 क्वेश्चन है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम RPD 2016, RPD नहीं होना चाहिए, RPWD होना चाहिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, के अनुसार प्रारंभिक हस्तक्षेप में हितधारकों की क्या भूमिका होती है या महत्व क्या होता है? तो यहाँ पे इसके लिए कहा गया है कि जो सरकारी संस्थाएं होती हैं या गैर सरकारी संगठन होते हैं या स्वास्थ्य सेवाएं जो प्रदाता होते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जो देते हैं, हितधारक होते हैं या प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों को लागू करने वाले होते हैं, वो दिव्यांग बच्चों के अधिकारों और समावेशन को ये सुनिश्चित करते हैं और उनको सहयोग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप का समर्थन कैसे करती है? तो NEP समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और दिव्यांग बच्चों के मुख्य धारा विषयकों के शैक्षिक परिवेशों में एकीकृत करने पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 91 है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप के विभिन्न मॉडल क्या हैं? तो प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान करने के लिए आमतौर पर घर आधारित या केंद्र आधारित या अस्पताल आधारित या फिर समायोजन मॉडल का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ये सभी आपके प्रारंभिक हस्तक्षेप के मॉडल हैं जिसमें आपके गृह आधारित, केंद्र आधारित, अस्पताल आधारित और समायोजन मॉडल ये सभी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है कि घर आधारित प्रारंभिक हस्तक्षेप मॉडल कैसे काम करता है? तो पेशेवर जो होते हैं या कह लीजिए बच्चे को जो पढ़ाने वाले होते हैं या उसके चिकित्सक होते हैं, जो कोई भी उसको आवश्यकता होती है उसके अनुसार जिन के पास में भी जाना होता है, चाहे वो चिकित्सक हो या डॉक्टर हो या फिर शिक्षक हो, उन सभी को किया जाता है कि घर पे ही बुलाया जाता है और घर पे ही उस बच्चे को शिक्षित करते हैं और उसकी चिकित्सा जांच करते हैं और उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह सिखाते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं। तो पेशेवर बच्चे के घर जाते हैं और माता पिता को वहाँ पे परिचित परिवेश में ही
माता पिता के परिचित परिवेश में ही अपने बच्चे के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए चिकित्सा सहायता और मार्गदर्शन वहाँ पे प्रदान करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 93 कि केंद्र आधारित प्रारंभिक हस्तक्षेप मॉडल के क्या लाभ हैं। तो केंद्र आधारित जो हस्तक्षेप मॉडल होता है इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई जाती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारे सहकर्मी होते हैं, उनसे बातचीत करके काफ़ी जागरूकता भी होती है, और उसके साथ साथ वहाँ पे एक से अधिक विशेषज्ञ होते हैं। काफ़ी उपकरणों का भी वहाँ पे संसाधन उपलब्ध होता है जिस तक पहुँच सुनिश्चित होता है बच्चे की, और जो कुछ भी उसको आवश्यकता होती है वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। इसलिए केंद्र वाला आपका जो आधारित प्रारंभिक हस्तक्षेप होता है ये काफ़ी सुटेबल होता है बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है कि अस्पताल आधारित प्रारंभिक हस्तक्षेप मॉडल दिव्यांग बच्चों को किस तरह से समर्थन करता है। तो जो अस्पताल आधारित कार्यक्रम विकास संबंधी चिंताओं वाले नवजात शिशुओं और शिशुओं के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप और चिकित्सा सेवाएं और प्रारंभिक मूल्यांकन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप का समायोजन मॉडल विभिन्न दृष्टिकोणों को कैसे एकीकृत करता है। तो यह प्रत्येक बच्चे की ज़रूरतों के लिए एक समग्र और अनुकूलित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए घर आधारित, केंद्र आधारित और अस्पताल आधारित हस्तक्षेपों के तत्वों को भी जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 96 है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों में संक्रमण योजना का क्या भूमिका निभाती है इसमें। तो संक्रमण योजना जो होती है ये बच्चे की शैक्षिक, सामाजिक और स्वास्थ्य देखभाल व उनकी सभी आवश्यकताओं को यहाँ पर पूरा करती है, और प्रारंभिक हस्तक्षेप परिवेशों से ये औपचारिक स्कूली शिक्षा में एक सहज बदलाव को भी सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 97 है कि माता पिता घर आधारित प्रारंभिक हस्तक्षेप से स्कूल में संक्रमण के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। तो शिक्षकों के साथ में सहयोग करके, संक्रमण योजना बैठकों में भाग लेकर के और उपलब्ध सहायता सेवाओं और अवसरों से स्वयं को ये परिचित करके माता पिता जो हैं घर आधारित प्रारंभिक हस्तक्षेप से स्कूल के संक्रमण के लिए बच्चे को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 98 की बात करेंगे कि संक्रमण प्रक्रिया के दौरान स्कूलों को क्या सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो स्कूलों को अभिविन्यास सत्र प्रदान करना चाहिए, परिवारों और स्कूल के कर्मचारियों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, और प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत संक्रमण योजनाएं विकसित करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है कि बच्चे को केंद्र आधारित प्रारंभिक हस्तक्षेप से स्कूल में स्थानांतरित करते समय मुख्य विचार क्या हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है केंद्र आधारित प्रारंभिक हस्तक्षेप से स्कूल में स्थानांतरित करते समय मुख्य विचार के बारे में पूछा गया है। तो सीमाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना, बच्चे की ज़रूरतों में किसी भी बदलाव को संबोधित कर देना, और स्कूल के वातावरण में एक सहज एकीकरण को बढ़ावा देना, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 की। अब आप देख सकते हैं कि हम 100 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और अब इससे हमें 10 क्वेश्चन क्या 20 क्वेश्चन भी अगर शॉर्ट टाइप पूछा जाता है तो हम काफ़ी आसानी से कर ले जाएंगे। जो बच्चे लगातार लगे हुए हैं वो निश्चित ही अच्छा नंबर लेकर के आएंगे अगर वो वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आप लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करिए। अब आपके पास समय नहीं है बिल्कुल भी, आप जल्द से जल्द पढ़ाई में लग जाएं, अच्छे से तैयारी कर लें। तो हमारा 100 क्वेश्चन है कि दिव्यांग बच्चों का समर्थन करने के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम स्कूलों के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो मूल्यांकन डाटा साझा करके, सेवाओं का समन्वय करके तथा विविध शिक्षण आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध करके ये सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 की कि दिव्यांग बच्चों के लिए परिणामों में सुधार करने में प्रारंभिक हस्तक्षेप के क्या लाभ हैं। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप से बेहतर संज्ञानात्मक विकास, बेहतर सामाजिक कौशल, बढ़ी हुई स्वतंत्रता और सामुदायिक सुविधाओं में अधिक समावेश हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका
102 है कि प्रारंभिक पहचान हस्तक्षेप रणनीतियों की प्रभावशीलता में कैसे योगदान देती है। तो प्रारंभिक पहचान जो है ये हस्तक्षेप की अनुमति देता है, जो कि बच्चे में उसकी आवश्यकता अनुसार जो उसका विकास रुका हुआ होता है उसकी पहचान कर लेता है, फिर उसी से संबंधित जो चीज़ें उसके लिए अनुकूल होती हैं वो चीज़ें करने के लिए यहाँ पे ये तत्पर करता है, जिससे प्रारंभिक पहचान करते हुए हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू करके उस बच्चे को दिव्यांगता से भी बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 103 है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों को लागू करने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो चुनौतियों में सेवाओं तक सीमित पहुंच, यानी कि जो सेवाएं आप दे सकते हैं, उपकरण या कुछ भी आप उस बच्चे को जो ज़रूरत है वो देने के लिए अगर आपके पास नहीं है सामान, तो भी आप कहीं ना कहीं उस बच्चे को उस प्रॉब्लम से नहीं निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास वित्त पोषण की कमी है, यानी कि धन की कमी है, या फिर प्रशिक्षित पेशेवर की कमी है, जो ट्रेनिंग वाले पेशेवर होते हैं वो नहीं हैं, तो भी दिक्कतें आएंगी। यहाँ तक कि सांस्कृतिक बाधाएं भी इसमें शामिल होती हैं, जो कि बच्चे को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उसके अनुकूल जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 104 की कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप प्रयासों का समर्थन करती है। तो टेली हेल्थ सेवाएं, मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन जो संसाधन होते हैं, जैसे जो भी प्रौद्योगिकी उपकरण आकलन है, उपचार और अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच में ये सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 105 है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं में समानता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी अभ्यासों को सुनिश्चित करना, भाषा पहुंच प्रदान करना, सामाजिक आर्थिक असमानताओं को संबोधित करना और नीतिगत परिवर्तन की वकालत करना, जो सेवा वितरण में समानता को प्राथमिकता देते हैं। तो इसी के साथ में आपके 105 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हमारा बच रहा है यूनिट 5, तो इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप होंगे वो भी आपको आज शाम तक दोनों वीडियो कम्प्लीटली दे दिया जाएगा, जिसमें आपके पूरे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं। तो आप लोग अगर इसका PDF चाहते हैं तो स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां से ले सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि आपके अन्य साथियों को भी लाभ मिले और आप थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो ऐसे ला करके आपकी तैयारी अच्छे से करवा सकें। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर।